हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस विजन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का बाइबल कहा जाने वाला बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक में क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छी डिग्री, हाई IQ और लक का ज़रूरत नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टिंग के लिए आपका नॉलेज काम आता है। आप अपने नॉलेज के दम पर ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम का लिखा हुआ बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से हम अच्छी स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क ले सकते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि इससे अच्छी बुक आज भी नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। ये बुक पढ़ने के लिए थोड़ा बोरिंग और हार्ड है, इसीलिए मैं इस बुक में से 6 लेसन डिस्कस करूँगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बुक का पहला लेसन है इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम सभी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन का बात भी कोई नहीं करता, सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बल्कि ये हम सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 1975 के बाद से ही कंट्रोल में आ गया। वहाँ इन्फ्लेशन सिर्फ 2% है। वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन 7 to 8% पर ईयर का है। यानी अगर आपके पास 100 रुपये है और वहीं किसी अमेरिकन के पास भी 100 रुपये है, तो अगले साल उस अमेरिकन का 100 रुपये का वैल्यू 98 रुपीज़ हो जाएगा और वहीं आपके 100 रुपये का वैल्यू 93 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब एक अमेरिकन से आप अपना पैसा ज़्यादा तेज़ी से गंवा रहे हैं। इसलिए इन्फ्लेशन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका नुकसान उन्हें सीधे सीधे नहीं दिखता है। अगर आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, 10 साल बाद भी वो 1 लाख रुपया है और आपको लगता है आपने कुछ खोया नहीं, तो इसी में आप धोखा खा जाते हैं। अगर हर साल इस 1 लाख रुपए में 7% से घटाते जाएं तो 10 साल बाद इस 1 लाख का वैल्यू आधी हो जाएगी। यानी जो चीज़ आप आज 100 रुपये में खरीद सकते हैं, इसी चीज़ को खरीदने के लिए 10 साल बाद आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जो लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग ज़्यादा स्पीड से अपना पैसा खो रहे हैं। और जो लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि FD में आपको 7% रिटर्न मिलता है और वहीं इन्फ्लेशन भी 7% है, तो नेट रिटर्न आपका 0 हो जाता है। अगर आपको देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखना चाहिए। अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो आपको FD पे 0% का रिटर्न मिलता है। कैसे आप इन्फ्लेशन को बीट करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, ये आप इस वीडियो के एंड होने तक सीख जाएंगे। इन्फ्लेशन के नाम पे आप हर साल इनविजिबल टैक्स पे करते जाए, जिसके कारण इन्फ्लेशन आपको गरीब बनाते जा रहा है। इस बुक का सेकंड लेसन है इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। स्टॉक मार्केट से हम सब इसलिए डरते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तुरंत ये मार्केट ऊपर चला जाता है और तुरंत ये मार्केट नीचे भी आ जाता है। इसी कारण से यहाँ पे बहुत से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आपके 2 दोस्त मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपसे भी कहा कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और इसके बदले आप उसमें पार्टनरशिप लें। आपने उसके बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया और उसके बिजनेस का पार्टनर बन गया। कुछ समय के बाद उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। कुछ दिनों बाद आपका एक दोस्त रोज सुबह आपके पास आता है और आपको एक प्राइस ऑफर करता है ताकि आप अपना पार्टनरशिप उसे बेच दें या फिर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना पार्टनरशिप बढ़ा लें। और ये जो आपका दोस्त है जो रोज़ प्राइस बताता है, इसे हम मिस्टर मार्केट बोलते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो रोज़ सुबह प्राइस अपने मूड के हिसाब से बताता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो प्राइस ज़्यादा बताता है, लेकिन जब उसका मूड खराब होता है वो प्राइस कम बताता है। कभी कभी उसका प्राइस आपको सही लगता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उसका प्राइस का कोई सेंस नहीं बनता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? समझदारी इसी में है, जब वो खुश होकर प्राइस ज़्यादा बजाए, 10 लाख के बदले 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो उस समय आप अपना पार्टनरशिप उसे भेज देंगे। वहीं जब वो दुखी होकर प्राइस कम बताए, यानी 10 लाख के बदले 7 लाख, 5 लाख, तो आप उससे पार्टनरशिप खरीद लेंगे और बाकी टाइम उसके बातों को इग्नोर करें। और यही मिस्टर मार्केट को हम आज स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। आज इंटरनेट के कारण हर सेकंड प्राइस चेंज होता है, बट कुछ साल पहले जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता था, उसी में स्टॉक का प्राइस लिखा हुआ होता था। उस समय मिस्टर मार्केट सिर्फ एक बार आता था, पर आज मिस्टर मार्केट हर सेकंड आता है। यानी इस बुक में लिखा हुआ लाइन आज ज़्यादा ही लॉजिकल है। इस बुक का थर्ड लेसन है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। जब भी हम अपना पैसा बिना रिसर्च के किसी स्टॉक में लगाते हैं और ये सोचते हैं कि कभी ना कभी ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, हमें लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में हम एक तरह से स्पेकुलेट करते हैं। बेंजामिन ग्राहम का कहना है, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इन विच थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एडवोकेट रिटर्न ऑपरेशन नॉट मीटिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया आर स्पेकुलेशन। इस लाइन में बताया गया है कि एक इन्वेस्टर होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपने आप को एक इन्वेस्टर कह सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोरो एनालिसिस। जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उससे पहले हमें उस कंपनी का पूरा रिसर्च करना चाहिए।
तो हम अपना पैसा उस स्टॉक में नहीं बल्कि उस कंपनी पे लगाते हैं जो वो बिजनेस करती है। कैसे किसी कंपनी का रिसर्च किया जाता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दें। बहुत से लोग न्यूज़ चैनल देखकर और न्यूज़पेपर पढ़कर थोड़ा सा शेयर के बारे में जानकर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जो दूसरे के रिसर्च पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं वो इन्वेस्ट नहीं स्पेकुलेट करते हैं मार्केट में। कहीं भी पैसा लगाने से पहले आपको खुद ही पूरी रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जब आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछोगे कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो उनका कहना होता है वहाँ पे उनका पैसा सेफ महसूस नहीं होता, इसके कारण वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते। जब उनको अपना पैसा यहाँ सेफ ही नहीं लगता तो इन्वेस्टिंग तो दूर की बात है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका पैसा सेफ है कि नहीं। अगर आप रैंडमली किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आपका पैसा डूबने का चांस ज़्यादा हो जाता है। आप इन्वेस्ट तभी करो जब आपका पैसा सेफ दिखता हो। स्टॉक मार्केट में एक रूल है कि आपका फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, बल्कि आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने पैसे कैसे ना गंवाएं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवोकेट रिटर्न। आप जहाँ इन्वेस्ट करें हो आपके पैसों की सेफ्टी के साथ साथ आपको एक एडवोकेट रिटर्न भी मिले। एटलीस्ट एफडी और गोल्ड से तो ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी आप इतना रिस्क लेना चाहोगे। नहीं तो इससे अच्छा है कि आप अपना पैसा एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांस ना के बराबर है। इसके बावजूद भी अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो तो आप अपने बजट का 10 से 15% ही पैसों को स्पेकुलेशन में लगाना चाहिए और इसके लिए एक अलग अकाउंट खोल लेना चाहिए। ये 3 बातें थोरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एडवोकेट रिटर्न एक इन्वेस्टर को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इस बुक का 4th लेसन है डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस बुक में डिफेंसिव इन्वेस्टर उन्हें कहा गया जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते और जो लोग इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। वो लोग डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो मिक्स रखना चाहिए, कुछ पैसा स्टॉक में तो कुछ पैसा बॉन्ड्स में। आप किस एसेट कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये डिपेंड करता है आपके लाइफ के सिचुएशन पर। अगर आप अपने लाइफ के 20s में हैं तो आपका ज़्यादातर पैसा एलोकेट होगा स्टॉक में, क्योंकि आप इस एज में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और वहीं अगर आपका एज 50s में है तो आपका ज़्यादातर पैसा एलोकेट होगा बॉन्ड्स में, क्योंकि आप इस एज में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते और वक्त वक्त में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा 8 पॉइंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। हमें हमेशा 10 से 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी किसी एक कंपनी और इंडस्ट्री में अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एडवोकेट साइज ऑफ बिजनेस। इन्वेस्ट हमेशा लार्ज कंपनी में करना चाहिए जिसका रेवेन्यू कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहिए। उसका करेंट एसेट उसके करेंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए, यानी कि 2:1 का रेशियो में, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अर्निंग स्टेबिलिटी। लास्ट 10 सालों में कंपनी के अर्निंग में कमी ना आया हो। फिफ्थ पॉइंट है अर्निंग ग्रोथ। कंपनी का ग्रोथ लास्ट 10 सालों में एटलीस्ट 33% से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इसे 50 to 80% को कंसीडर किया जा सकता है। सिक्स पॉइंट है डिविडेंड। कंपनी लास्ट 20 सालों से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही हो। 7 पॉइंट है लो पीई रेशियो। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस कंपनी का पीयू 15 से कम होना चाहिए, नहीं तो आप उस कंपनी के लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ग्रोथ स्टॉक से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप ये सब पॉइंट चेक नहीं कर सकते तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप मार्केट से आसानी से एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उसे कहा है जो मार्केट को बीट करके ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं। कभी कभी प्राइवेट इन्वेस्टर इमोशन में आके जो मिस्टर मार्केट प्राइस कोट करते हैं उसी में खरीद लेते हैं। अर्ली 2000 में जब .com बबल पीक पर था तो बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टॉक ऊपर जा रहे थे। पहले ही स्टॉक का प्राइस ऊपर होने के बावजूद भी लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे थे बिना कंपनी के प्रॉफिट और फंडामेंटल चेक किए। एक इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जब .com बबल ब्लास्ट हुआ तब बहुत से लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को प्राइस पे फोकस करना चाहिए। वो किस प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीद रहा है, क्योंकि प्राइस का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्वेस्टमेंट में। जब किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ऐसे में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड होता है फ्यूचर अर्निंग पर, बल्कि कंपनी का वैल्यू उसके करंट अर्निंग पर होना चाहिए। हमें ऐसे कंपनी को खोजना चाहिए जिसका वैल्यू उसके नेट वर्किंग कैपिटल से कम हो। इससे ये होगा कि आप उसके फिक्स एसेट के लिए पैसे पे नहीं कर रहे हो, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा।
नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए उसके करेंट एसेट से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दे। ऐसी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ साथ आपको उस कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पढ़ना चाहिए। कैसे किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ा जाता है, इसके लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक बुक भी लिखा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब ये इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप इसे मिस ना कर दें। इस बुक का 6th लेसन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप पूरी तरह से रिसर्च करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इस स्टॉक को जितना कम प्राइस पे खरीद सके खरीदना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है। अगर एक इंजीनियर को एक ब्रिज बनाना है, तो उस ब्रिज से रोज 10,000 kg का लोड पास होगा, तो उसे ऐसा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए जिसकी कैपेसिटी ही 10,000 kg हो, बल्कि उसे ऐसा ब्रिज बनाना चाहिए ताकि वो 12,000 kg या फिर 15,000 kg का लोड ले सके, ताकि किसी दिन ब्रिज पर ओवरलोड हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आ जाए। हमें नहीं पता होता है कि कब सिचुएशन खराब हो जाए, इसीलिए इस बुक में कंपनी का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया। किसी कंपनी का वैल्यू निकालने के लिए उसके करेंट अर्निंग से मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 इंटू ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ। यानी किसी कंपनी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए हो रहा है और इस फॉर्मूला में पुट करें, यानी 10,000 इंटू 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि 7 साल कंपनी 15% के रेट से ग्रो करेगी, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 15% माना जाएगा, तो उस कंपनी का वैल्यू आएगा 3,85,000। बट हमें इस वैल्यू पे उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इस कैलकुलेटेड वैल्यूएशन से 10 से 20% कम प्राइस पे खरीदना चाहिए। क्योंकि जब आप कैलकुलेट करते हो और फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ गलती होने का चांस रहता है, तो उस गलती को कवर करने का बेस्ट तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करोगे तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर आप इतने सारे पॉइंट को फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपको लॉसेस मिल जाए, बट आप हमेशा ऐसे वेल रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।